हमने जिम कॉर्बेट में सिर्फ ड्यूसीडी की मीटिंग रखी। क्यों? फोकस वर्किंग। हमने गोवा में मीटिंग करी WCM की। क्यों? फोकस वर्किंग। आज भी मैं बहुत बड़ी मीटिंग कर सकता था, मैं नहीं की। कुछ लोग चाहिए जो सीरियस है, जो कमिटेड है। फोकस वर्किंग। कुछ लोगों के साथ काम करने की जरूरत है जिससे आपका बहुत बड़ा बिजनेस होगा। अपने टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स को बचाने की जरूरत है। हम कुछ जगह वेस्ट कर रहे हैं जहां से रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमको 80% बिजनेस 20% लोग देते हैं। जब हमारा 80% बिजनेस पूरी दुनिया का रूल है, 20% लोग देते हैं। 20% लोग ही 80% बिजनेस देते हैं। 20% किताबों में 80% ज्ञान है। किसी भी एरिया में चेक करो, बिजनेस के एरिया में, ज्ञान के एरिया में, मार्केटिंग के एरिया में, एफिशिएंसी के एरिया में कोई भी काम करना होगा तो 20% लोग ही करेंगे, 80% लोगों का काम। और वो लोग फेल हो जाते हैं जो उन 20% पे ध्यान नहीं देते हैं, 80% पे ध्यान देते हैं। हम गलती क्या कर रहे हैं? हम 80% पे फोकस करके बैठे, वो काम नहीं कर रहा है, 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 उससे रिजल्ट नहीं आ रहा, उससे रिजल्ट नहीं आ रहा। आप उनके पीछे अपना समय, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं वो 20% लोग हैं। हिंदुस्तान की टोटल जीडीपी जितनी है वो 20% लोग ही उससे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 80% नहीं कर रहे हैं। और हम हमारे बिजनेस में अगर हम चेक करेंगे तो 20% लोग हैं जो हमारे टोटल वॉल्यूम का 80% दे रहे हैं। 20% आते हमारी 80% सफलता तय करती है। हमारी 20% आते ही हैं जो हमारी 80% सफलता, पीस ऑफ माइंड, चीयरफुलनेस डिसाइड करती है। और हमारी सिर्फ 20% गलतियां ही हैं जो हमारी 80% तकलीफ देती है। तो हमारा बिजनेस उससे अलग नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है वो इंपॉर्टेंट ये है कि उन 80% लोगों को हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी है, हमें उन्हें नेग्लेक्ट नहीं करना है। उन 80% लोगों को हमें छोड़ना नहीं है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, छोड़ना नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अपने टाइम का 80% उस जगह लगाओ जहां से 80% रिजल्ट आ रहा है। अपने टाइम का 80% उस जगह लगाओ जहां से 80% रिजल्ट आ रहे हैं। वो 80% रिजल्ट कहां से आ रहे हैं? 20% से। तो हमारे टाइम का 80% फोकस हमारे बिजनेस में उस जगह होना चाहिए 20%, जब उन 20% पे जिससे 80% रिजल्ट मिल रहा है। समझ में आ रहा है? अब जरा 30 सेकंड आंख बंद करके चेक करो कि हमारी वर्किंग क्या हो रही है और हम क्या गलती कर रहे थे। चेक करो, एनालिसिस करो, सेल्फ ऑडिट करो। एक आदमी है जो सीरियस है, जो कमिटेड है, जो ड्रीमर है, जो सिस्टम में है, भले वो 5% पर है। और एक आदमी जो मेरी सुन नहीं रहा, जो अभी सिस्टम में नहीं है, जिसके पास बहुत सारे पजामे हैं, बहुत सारे बहाने हैं। मैं सोचता हूं वो तो कर ही लेगा ना, मैं इसको तैयार करता रहता हूं। वो खत्म हो जाता है और ये तैयार होता नहीं है। मेरा टाइम उस पे जाना चाहिए या इस पे जाना चाहिए? उस पे। और भले जो DUCD है, अगर उससे बड़ा बिजनेस आ रहा है तो मेरा 30% टाइम उस DUCD पे जाना चाहिए कि नहीं? 40% उसकी टीम में, उसकी डेप्थ में, उसके लोगों के साथ।
और मैं कर कहाँ रहा हूं काम? लोगों को जगाने में। सुनो, नए बच्चे पैदा करना ज्यादा आसान है और मुर्दों को में जान डालना बहुत मुश्किल है। मुर्दों में जान मत डालो, चेक कर लो, पल्स नहीं है छोड़ दो। और तुम्हारी पल्स क्या है? सिस्टम में है कि नहीं है, ड्रीमर है कि नहीं है, सबमिशन में है कि नहीं, एक्शन मोड में है नहीं, वो तुम्हारी पल्स है। रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं? अगर नहीं है तो छोड़ दो ना। और छोड़ने का मतलब क्या है वो मैं बताऊंगा अभी। उपेक्षा करना नहीं है, नेग्लेक्ट करना नहीं है छोड़ने का मतलब। हमें जल्दी करते हैं, जब हमें कहते हैं कि छोड़ दो, इस मतलब हमने उससे रिश्ता बंद कर लिया। ये नहीं है छोड़ने का मतलब। छोड़ने का मतलब ये है कि रिस्पेक्ट 100% लोगों की करनी है। सामने देखो, रिस्पेक्ट 100% लोगों की करनी है, अपॉर्चुनिटी 100% लोगों को देनी है, ट्रेनिंग 100% लोगों को देनी है, लेकिन मेरे टाइम का इन्वेस्टमेंट 80-20 रेशो के हिसाब से होगा। फर्क समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी बात है ये। समझ में आ रही बात? इंपॉर्टेंट क्या है? मेरा टाइम। इकबाल, इब्राहिम क्या है? मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है ना, तो मेरा टाइम कहां डालना है? 20%। उन 20% लोगों पे जो 80% रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन रेस्पेक्ट में करूंगा 100% लोगों की। सिस्टम में डालूंगा 100% को, अपॉर्चुनिटी दूंगा 100% को, ट्रेनिंग दूंगा 100% को। तो मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है। 20%। यहां इतने सारे लोग बैठे हैं ना, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं 100% को, तो इसमें से कुछ 20% लोग निकलेंगे जो 90 दिन में बड़ा काम कर जाएंगे। कौन 20% होंगे मुझे बता दीजिए। मैं सबको दे रहा हूं ना एक साथ ट्रेनिंग, अपॉर्चुनिटी सबको है, रिलेशनशिप सबसे है। तो हम हर एक व्यक्ति को सिस्टम में डाल दो। कौन वहां से बाहर निकल के आएगा मुझे पता नहीं है। जो निकल के आएगा मैं अपना टाइम उस पर इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है। ये है 80-20 का मतलब। कुलकर्णी, समझ आ रही है बात? चरण समझ पा रहे हो? कमाल, बोलो सर। सर्वज्ञ, एक क्राउन थे, विदेशी कंपनी है, गोरे, उनका नाम था चक चड्डी। और किसी एक डायमंड ने उनसे टाइम मांगा कि सर मुझसे आपसे 20 मिनट बात करनी है। उन्होंने कहा ओके 20 मिनट, कि यस 20 मिनट। सर ही मानोगे नहीं तुम, वो उनके बाद होटल में पहुंचा, वो बैठा सामने और सब अपनी स्टॉपवॉच चालू कर दी मोबाइल में कि आपका समय शुरू हो गया। 20 मिनट मांगे ना आपने, तो वो टाइम चालू हो गया। जिसके साथ किया ना, विनोद कपूर, उसने मुझे सुनाई, बोले आधे क्वेश्चन तो मैं भूल गया और 25% क्वेश्चन मैंने कहा कि ये बेकार के हैं, 20 मिनट में पूछने की जरूरत नहीं है। एक आध क्वेश्चन मेरे पास बचा जो मैंने उनसे बात की और 19 मिनट में मैं उठ के चला गया। मैं भी अब जिंदगी में यही करने वाला हूं। सर, बहुत समय कम बचा है अपनी जिंदगी का, और हम सलीम, जिसका टिकट है, गेट में कोई है, अंदर बुला लो। तुम यहां बैठो, एक मिनट इंपॉर्टेंट है, बुला लो उसको, बाद में पैसे ले लेना उससे, जो करना हो बाद में कर लेना। बोल दो अंदर खोल दो गेट। समझते नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, फोन आ जाता है, अपन डिस्टर्ब होता है, बंद करो, स्विच ऑफ कर दो। अब देखो पीछे देखे जा रहा है, अरे मैं जाके ले जाता हूँ, तुम बैठ जा। तो इसलिए ना अंदर जो आगे नहीं आगे, सारा फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाओ। उसकी भाग में होगा, सुन लेगा, नहीं भाग में, अपन को बर्बाद कर रहे हैं। वो मैं टाइम की बात और कर रहा हूँ, कैलकुलेशन की बात और सिखा रहा हूँ, 20 मिनट की बात कर रहा हूँ। तो पता क्या हुआ, वो आदमी ने मुझे आज तक याद है, 20 साल हो गए, 20 साल ज्यादा हो गए।
हम क्या कर रहे हैं? हम कितनी पंचायतों में समय बर्बाद कर रहे हैं? और किस चीज की पंचायत? कमाल, सोचना जरा, तुम्हारे पास जितनी डॉलर तुम्हारे पास आ रही है ना, वो सब वही पंचायत लेके आ रही है जो नॉन प्रोडक्टिव है। आदमी भी नॉन प्रोडक्टिव है, वो जो बात कर रहा है वो भी नॉन प्रोडक्टिव है, और जब वो 1 घंटा तुम्हारा माथा खा के तुम्हारा समय खराब करके चला जाता है, और अंत में देखोगे उसका सारांश भी कुछ नहीं निकलता। पूरा दिन का टाइम है ना मेरे पास, मैं उसको बीच में क्यों दूं? नहीं है टाइम तुम्हारे पास। तुम बचे हुए टाइम में किताब पढ़ो, तुम बचे हुए टाइम में मेडिटेशन करो, तुम बचे हुए टाइम में सो जाओ। तुम्हारा वो जो समय है ना, वो किसी और के लिए बांटने के लिए नहीं। हम गलती क्या करते हैं, भाई मेरे पास अगर कुछ काम नहीं ना, रात को 10 बज गए, मैंने किसी को टाइम दिया तो 1 घंटा बैठा रहेगा तो क्या नुकसान हो जाएगा? मुझे सोना ही तो है। नहीं, मैं भी सोचता था तरह के कि अपने पास दूसरा काम होगा तो सो कम टाइम दे दो, कभी फ्री है ना अपन तो दे दो टाइम, कमाल को 1 घंटा। नहीं, उस 1 घंटे में पढ़ो ना, तुम सो जाओ, मेडिटेशन करो, अपनी चॉइस की काम करो। अपनी जिंदगी आई है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है। लोगों को बांटने के लिए नहीं है और लोगों को जवाब देने के लिए नहीं है। वैल्यू क्रिएट होगी, वो होगी, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट ऑफ माय टाइम, सबसे प्रीशियस चीज क्या है? टाइम। सबसे प्रीशियस चीज है मेरा ब्रेन। तुम आगे 1 घंटे तक कचरा बोल रहे हो, मैं तो कन्विंस कर रहा हूं, मेरा ब्रेन वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम किल हो रहा है। कितने साल बचे जिंदगी के? नहीं पता, मुझे पता है, मुझे पता है। इनका ट्रांसलेशन कर, सॉरी। किसी से पूछो कितना समय बचा है, भैया पता नहीं। पता नहीं का मतलब ये कि मैं अगले पल भी मर सकता हूं, और पता नहीं का मतलब है कि मैं 100 साल भी जी सकता हूं। और सच बोलना, जब हम ये कहते हैं कि पता नहीं है, तो हमें पता चलता है मैं अगले पल मर जाऊंगा? नहीं, मैं ये सोचता हूं मैं अमर होकर आया हूं, मरूंगा ही नहीं। 100 साल के बुजुर्ग से पूछो, वो भी नहीं कहता कि मैं कल मर जाऊंगा। तो जब ये सब चीजें चल रही थी ना, तो मैंने अपनी डेथ की डेट डाली। और डेथ की डेट कैसे डाली मैंने, कि मुझे स्किन का जो प्रॉब्लम हुआ था, मैं उसके लिए जॉर्डन गया। जॉर्डन तो वहां ये था कि वहां सनबाथ मुझे लेनी, सूर्य की किरणों से मुझे सनबाथ लेना है, और मुझे 21 दिन का प्रोग्राम है। तो मैं गया था 11 मई को, और 1 जून को मेरा रिटर्न का टिकट, 1 मई को गया था और 21 मई का मेरा रिटर्न का टिकट था, 2012। तो मेरे दिमाग में क्या था, मेरे पास दुनिया के सारे इलाज मैंने कर लिए, सब कुछ कर लिया, बस कोई इलाज नहीं बचा, और ये मुझे सोरायसिस के लिए सनबाथ लेना है, और 21 दिन मेरे पास बचे। तो मैंने जैसे मैं चेक इन करने पहुंचा 2 बजे, मैं संध्या से कहता हूँ फॉर्मेलिटी करो, मैं बात लेने जा रहा हूँ, मैं प्रोसेस पता कर रहा हूँ, और मैं चला जाऊंगा, मैं आऊंगा शाम को। सुबह 21 दिन में वहां रुका, सुबह 6 बजे की पहली किरण होती थी, मैं लोकेशन में पहुंचता था। 1 से 3 का ब्रेक होता था, क्यों? क्योंकि सूर्य इतना तेज होता था कि आप रह नहीं सकते। तो वो कहते मतलब मैं 3 बजे बाद तुरंत पहुंचता था, और अंतिम किरण तक वहां रहता था। पता क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास 20 दिन बचे, अब 19 दिन बचे, अब 18 दिन बचे, अब 10 दिन बचे, 9 दिन बचे, और अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है इसको ठीक करने का। तो जिंदगी की अंतिम उम्मीद है ये अब मेरी,
इसलिए मुझे एक एक मिनट बचा लेना है। और मैं काला होके आया था वहां से। लेकिन दूसरे जो लोग थे ना, ये 10-11 बजे आते थे, 1 बजे चले जाते थे, फिर 4 बजे आते थे, फिर 5 बजे चले जाते थे। मैंने उनसे पूछा, पता क्या जवाब दिया? हम हर साल आते हैं, इंश्योरेंस मिलता है गवर्नमेंट से, ऑस्ट्रिया के थे कुछ लोग, हम यहाँ छुट्टी हो जाती है, एंजॉय करते हैं, जितना ठीक हो गया अगले साल फिर आ जाएंगे। इसलिए वो लोग कैजुअल थे सर बन, और मैं इसलिए सीरियस था, क्योंकि मेरी जिंदगी की अंतिम उम्मीद थी, अब मेरे पास सिवा कुछ नहीं बचा। तब मैंने सोचा कि मेरे टिकट में रिटर्न की डेट डली है, इसलिए मैं इतना सीरियस हूं। मेरी इस मनुष्य जन्म की भी रिटर्न की डेट तो है ना, मेरे पास टिकट भी है, मैं कितने दिन के लिए यहां आया हूं, पर वो डेट ऐसी है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो अपन डेट डाल लेते हैं। तो मैंने तब डेट डाली कि मैं 75 साल तक जीऊंगा। अब मेरी जिंदगी कितने साल बचे? 15 साल। 75 के बाद मैं जीऊंगा तो जीऊं नहीं जीऊं बराबर रहूंगा, 80 भी हो सकती है। देख, उसके बाद अगर मैं जीऊंगा तो फिर कभी नाक बह रही होगी, कभी कान से पस बह रहा होगा, कभी शरीर किडनी खराब होगी, कभी अस्पताल में होंगे। उस जिंदगी का मतलब क्या है? मैं वो तो नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूं। तो मेरी जिंदगी 15 साल बचे हैं, इसका मतलब समझते हो? करीब मेरे पास से 15 दिवाली और है और 15 ईद और है। पंद्रह साल का मतलब कितने महीने हो गए? 180। मेरे पास वेस्टीज से सिर्फ 180 चेक ही आएंगे। अब चेक तो आते रहेंगे, मैं ही चला जाऊंगा, तो मेरे लिए तो नहीं आए ना, सर्व के पास आते रहेंगे। तो एक दिन सबक आके मेरे से बोला, पापा आप और हम क्या 180 महीने के लिए ही साथ हैं बस? मैं चला जाऊंगा, फिर तो मेरे नहीं जिएगा ना। तो अब मेरे पास तो 180 महीने बचे हैं, मुझे उसे क्या काम करना चाहिए? मेरा जो टाइम है ना, ये मुझे कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरी जिंदगी का गोल क्या होना चाहिए? मेरी जिंदगी का पर्पज क्या होना चाहिए? और फिर मेरी जिंदगी की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? इरफान खान जब और सीरियस बीमारी में अचानक आ गया, तो उसने कहा कि मैं ट्रेन में जा रहा था और मानो पीछे से एक टीटी आया और उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि तुम्हारा स्टेशन आ गया। मैंने कहा अभी इतने जल्दी? कोई तो कुछ हुआ नहीं है। और उतर गया।
हम एक खूबसूरत से रिसोर्ट में जाएं जहां पानी झरना बह रहा है, सब ने कल दिखाया था, खूबसूरत वादियां हैं, हमने चेक इन कर लिया और हम ये सोच के बैठे हैं कि हमेशा के लिए हम यहां पर हैं। और अचानक वो उसका रिसेप्शन का आदमी आता है कि सर कल आपका चेकआउट है। अभी तो मेरे को रिसोर्ट ही नहीं घूमा, अभी तो मैंने बाहर बैठ के चाय भी नहीं पी, अभी तो मैंने ये नहीं किया। सर सॉरी, आपका टाइम पूरा हो गया, मुझे चेकआउट करना पड़ेगा। लेकिन अब उस रिसोर्ट में जाने से पहले मुझे चेकआउट की डेट पता हो कि आई एम हियर फॉर 3 days, तो मैं पूरी अपनी प्रायोरिटी सेट करता हूं, मुझे कहां घूमना है, किधर जाना है, कितने दिन जाना है, क्या क्या देखना है। पता था कि हम श्रीलंका में 5 दिन के लिए हैं, तो सर ने एक मिनट का शेड्यूल बनाया, क्योंकि चेकआउट की डेट पता थी, कब देखना है, क्या देखना है। तो हमने पूरा श्रीलंका घूम लिया अकॉर्डिंग टू माई टाइम। लेकिन जिंदगी का चेकआउट का टाइम मुझे पता नहीं है, तो मुझे पता नहीं चलता है कि मुझे क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। और मैं उलझा रहता हूँ फिजिकली और मेंटली मैं उलझा रहता हूँ। इसलिए अभी जिंदगी के चेकआउट का टाइम नक्की कर लो कि मेरे पास जिंदगी के 15 साल बचे हैं, किसी के पास 20 बच्चे होंगे, किसी के पास 25 बच्चे होंगे। क्या करना है, अपने इस टाइम को कहां इन्वेस्ट करना है, कि लोगों के बीच में करना हो, क्या जो काम मैं कर रहा हूं इसे ऐसे ही करते रहना है, या डू फास्ट एंड गेट टाइम फॉर लाइफ। जो मैं कहता हूं ना खरीद एसेंशियल में, उसका इतना लंबा मतलब है। खमर कब तक और 10 साल लगा दें स्ट्रगल में, और 10 साल लगा दें 10 लाख रुपए महीने की इनकम पाने में, जो भी चाहिए जिंदगी में। और अकेला पैसे ही थोड़ी चाहिए, और भी दुनिया में जीवन में काम है ना। बेशक काम कब करूंगा मैं, इसलिए कहता हूं सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ निपटा डालो इस काम को फटाफट अगले 2 से 3 साल में। जो चाहते, जैसा चाहते हो, जैसा चाहिए तुमको, जो चाहिए 2 से 3 साल में निपटा डालो एक बार सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ, क्योंकि जिंदगी के बहुत दिन बचे नहीं हैं। और इसलिए इसे जल्दी करके बाकी पूरी जिंदगी में वो करो जो इसके अलावा और कुछ करना तुम्हारी प्रायोरिटी में है। डू फास्ट एंड गेट टाइम फॉर लाइफ, इसे तेजी से करो और जिंदगी के लिए समय बचा लो। मैं तो और पिछले 5-7 दिनों में और मैंने नक्की कर लिया कि इसके लिए क्या करना है, क्या जिसके लिए जो करो, किसी के लिए कुछ नहीं मिलता, सब कुछ जो करना है तब करना होता है, मौके में सबकी अपनी परीक्षा हो जाती है। जिंदगी तो मेरी है, मैं मर जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा, कोई कुछ को जला दिए जाएंगे, कुछ लोग गाड़ दिए जाएंगे, उसके बाद क्या? सेंस ऑफ अर्जेंसी मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो बर्बाद। इसलिए कहीं टाइम इन्वेस्टमेंट, समझ में आ रही है मैंने बात क्यों की? सबको बुलाओ मीटिंग में। अभी हमारा वो करा था ना, क्या कहना, इमाम 50,000 टिकट होना चाहिए, कमाल करा 1 लाख होना चाहिए। क्या समझाएं उन लोगों को जो नहीं आए? मैं उनको मीटिंग में आने के पहले थोड़ी सेशन बता सकता हूं, तो वो पुण्य नहीं है उनका, इसलिए नहीं आए। तुम उनमें फोकस मत करो, उनमें फोकस करो जो आए। सिंपल बात है ना।
तो और दिल्ली में जो सेशन हुआ ये वो टॉपिक ही था, अलग हुआ, यहां हुआ अलग हुआ, मेरे हाथ में थोड़ी है, नहीं होता है किसी को पता। मैं टॉपिक तो कर सकता हूं पर क्या उस टॉपिक में निकलेगा ये मालूम नहीं होता। इसलिए कहता हूं कि हर एक को मीटिंग में बुलाओ, हर एक को फंक्शन में बुलाओ, हर एक को सीओ में बुलाओ, हर एक को सीपी कराओ, हर एक को बुक दो क्योंकि अपॉर्चुनिटी 100% को देनी है, हर एक को सिखाओ क्योंकि सिखाना 100% को है, हर एक को रेस्पेक्ट करो क्योंकि 100% की रेस्पेक्ट करनी है, पर अपना टाइम सबसे ज्यादा कीमती है, वो उन सिर्फ 20% लोगों में डालो जो सीरियस हैं अपनी जिंदगी के लिए। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है और मुझे उस टाइम को अब बचाने की आवश्यकता है क्योंकि हमारा काम लीडर्स को ढूंढना है, हमारा काम उन लीडर्स का व्यक्तिगत पर्सनल समय सिर्फ 20% को मिले, सिस्टम का समय 100% को मिले। इसलिए सिस्टम की आवश्यकता है, इसलिए मेरी टीम की जरूरत है, इसलिए सिस्टम इंपॉर्टेंट है। हमने सबको सिस्टम की भट्टी में डाल दिया, हमने सबको सिस्टम की भट्टी में डाल दिया, पर मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए सीपी जरूरी है। समझ में आया बात? क्यों सीपी जरूरी है? क्योंकि मैंने सिस्टम की भट्टी में 100% को डाल दिया, तो मैं अपना पर्सनल टाइम किसको दूंगा? उन 20% को। अभी हम कहते हैं क्या कर रहे हैं, हम उनको अपना समय दे रहे हैं जो सीपी सब्सक्राइब ही नहीं है, हम उनको टाइम दे रहे हैं जो मीटिंग में नहीं आते हैं, हम उनको टाइम दे रहे हैं जिनके जो सीरियस ही नहीं है। सिस्टम का इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है आप समझ रहे हो ना? तो ये सबको डाल दो, उस भट्टी में से जो निकल आएगा मैं अपना टाइम उसको दूंगा क्योंकि ऐप तो हर एक के लिए है ना। पर समझा रहे? कुछ लोग कहते हैं हम एफआरओ में आए, 10 लोगों को लेके आए, वो 10 लोग जो है ना कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? अरे मूर्ख, तुम उन व्यक्ति तक पहुंचे ही नहीं जिसकी जिंदगी बदलने को तैयार थी। तुम उन दस तक पहुंचे जिनके भाग में अभी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी नहीं, तो तुम्हारी गलती नहीं है। तुम नर्वस क्यों हो रहे हो? और हो सकता है तुम अगर नर्वस हो रहे हो तो मुझे समझ आ जाएगा कि तुम्हारे भाग में भी ये नहीं था। समझ में आई सलीम जो मैं कह रहा? मैं पूछता हूं, मुझे इंदर मिला, उसके पहले कितने और मिले? 10-12 और, तो उनमें से कुछ तो अभी भी है ही ना। लेकिन करोड़ों का बिजनेस है, फिर वो उसको फायदा नहीं ले पा रहे ना, क्योंकि फायदा लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस फायदे को लेने के लिए अपने पल्ले में पुण्य का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पड़ा हुआ है, हम एक एलओवी लेग के लिए परेशान है, वो मल्टीपल एलओवी पड़ी है, मल्टीपल ड्यू पड़ी है। सुनो, और पुण्य पल्ले में पुण्य नहीं है। पता है मैं आपको कह दूं, बड़ी मीटिंग नहीं है, मैंने एक शेड्यूल में उनको बुलाया और मैंने कहा कि देखो भाई, इस व्यक्ति को, इसका विजन, इसका बिजनेस का कितना पॉजिटिव मैंने बोला है ना, कि इतना विजन है, इतना पोटेंशियल है, हम सबको मदद करनी है, इनकी हेल्प करनी है, बाकी टीम को बनानी। अगर ये नहीं होते तो तुम कोई नहीं होते। मैं इसकी रेस्पेक्ट करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और देखो विजन कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है, मैंने बोला। और बाकी ड्यूटी को बोला भैया इनकी मदद करना, इनको तो, क्योंकि इन वजह से तुम आए हो। भाई साहब वो बुरा मान गया और मेरे को फोन करके बोला भैया आपने मेरी बेइज्जती कर दी इतने लोगों के बीच में। मैंने कहा भैया मैंने तेरी प्रशंसा करी है। बोला मेरी बेइज्जती होगी। मैंने कहा मैं तेरे से माफी मांगता हूं, मैं क्षमा कर दे मुझे। नहीं भैया उसकी बात नहीं है,
आपने दोस्तों को कह दी मेरी मदद करो, मैं अपनी मदद नहीं कर सकता कुछ। अब खड़ा पाप का उदय हो तो पॉजिटिव बात को भी आप उल्टा समझ लेना। अब उसके बाद एक प्रोग्राम में नहीं आया, एक मीटिंग में, एक फंक्शन में नहीं आया, बस मुझे हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में एक आध मैसेज भेज देता है, कोई न्यूज चीज चला जाता है तो उसका मैसेज भेज देता है, बर्थडे विश कर लेगा, अच्छी चीज होगी तो भेज देगा। मेरी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पर है, तो उसे पता मेरा इंटरनेट खराब नहीं है, लेकिन उसके लिए उसके भाग्य में पुण्य तो होना चाहिए ना। तो समझते कोई अब मीटिंग में नहीं आया, कोई एफआरओ में आया और फिर भी वो पॉजिटिव नहीं हुआ, तो उसकी एफआरओ की गलती है। अगर उसे एफआरओ गलती होती तो उसमें बाकी हजारों लोग पॉजिटिव हो गए कि नहीं? तुम्हारी गलती है। अरे तुम उस आदमी तक नहीं पहुंचे जिसका भाग्य बदलना था, और सलीम को भाग्य बदलना था, तो ये कुलकर्णी तुम लाए ना सलीम को। प्रसाद तो प्रसाद संगम को नहीं जानता, ये प्रसाद सलीम को उठा के ले आया दिल्ली। क्यों? इसका भाग्य बदलना था, प्रसाद का भाग्य बदलना था। हमारे हाथ में कहां है? सब कर्मों का खेल है भाई ये। तुम बोल रहे मेरे पास एक ऐसा बंदा है, जब तेलुगु చెప్తా समझते तेलुगु बोलते రెండు చెప్తా। मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो बिजनेस में जब शुरुआत करा था, तो माँ कसम अगर मेरे को 40,000 आ गए ना, मैं पूरी दुनिया एक कर दूंगा, ये चैलेंज करके आया था। काम भी करा, बहुत जबरदस्त काम भी करा। उसके बाद उसको 40 नहीं 50 भी आना शुरू हो गए, मगर आज वो एक छोटे बहाने से बिजनेस छोड़ के बाहर है। मेरा डाउनलाइन मेरा रेस्पेक्ट नहीं करता, इसलिए मैं बिजनेस बाजू रख लिया हूँ। आज उसकी टीम में 50,000 के भी आता है। 3 महीने कुछ भी नहीं करके भी वो साइड वैल्यू ऑटोमेटिक होके भी 50,000 की इनकम लिया है। मैं ये मीटिंग को भी इनवाइट कर रहा हूँ, भाई साहब आ जाओ, भैया का मीटिंग है। तो वो यही बोलता है कि मैं एक की वजह से बिजनेस छोड़ रहा हूँ, जो मेरा बंदा मेरा स्टेज पे से नाम नहीं लेता है, मेरा रेस्पेक्ट नहीं करता, उसलिए मैं बिजनेस छोड़ रहा हूँ। अब सुनो कितना बढ़िया गेम है ये ऊपर वाले का, कर्मों का। उसके कारण 50,000 टीवी का 50,000 टीवी का वॉल्यूम सलीम के भाग्य में था, लेकिन उसने जो क्रिएट किया उसके 50,000 पीवी का बिजनेस उसके भाग्य में नहीं था। तो वो 50,000 पीवी का बिजनेस इनकी झोली में डाल के खुद निकल लिया। तो नहीं, किसके करने से क्या हो रहा है? हम करने वाले नहीं हैं, हम अकर्ता हैं, हम जानते हैं, हम देखते हैं। अपने भाव अच्छे रखो और अपना काम करते रहो। इसका अहम और अहंकार लाने की जरूरत नहीं है। जिसके भाग में होगा वो आ जाएगा, जिसका पुण्य का उदय होगा वो आ जाएगा, जिसका नहीं होगा वो निकल लेगा। कुछ लोग एमसीआई के चक्कर में निकल लेंगे, निकल लेंगे। क्यों? फिल्ट्रेशन है ना, वो एमसीआई के चक्कर नहीं है, वो चक्कर तो खुद के कर्मों का है, खुद के भाग्य का है। क्या करोगे आप? सुन आ रही है बात? करते हैं जो आगे चलकर हजारों लोगों का भविष्य बदल सकते हैं। ये है फोकस वर्किंग इन 80-20 रूल। సో ఎవరైతే గొప్ప లీడర్ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ప్రేమ చేస్తారు, అందరికీ రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు, కానీ వాళ్ళ సమయం ఏదైతే ఉంటుంది అది అన్నిటికన్నా మంచిగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే సమయం ఎక్కడ పెడతారు అంటే ఎక్కడైతే ఫ్యూచర్లో వేలాది మంది జీవితాలు మారబోతున్నాయి అట్లాంటి వ్యక్తుల మీదనే వాళ్ళ సమయం పెడతారు. దానికే ఫోకస్డ్ వర్కింగ్ అంటారు, దానికే 80-20 రూల్ అంటారు. हमारे पास टाइम बहुत सीमित है। जैसे एक डॉक्टर के पास समय सीमित होता है, तो एक पेशेंट उसका आईसीयू में है और एक पेशेंट उसका नॉर्मल वार्ड में है और एक पेशेंट ओपीडी में है। मैं पूछता हूं तो डॉक्टर सबको समान समय दे? नो। ऐसे ही हम हैं, हमारे को भी हर लीडर हमारे लिए समान है, लेकिन हमारा समय हर लीडर के लिए समान नहीं जाएगा। वो डॉक्टर आईसीयू के पेशेंट को ज्यादा टाइम देता है, वेंटिलेटर वाले को थोड़ा और देता है, वार्ड वाले को उससे कम देता है, ओपीडी वाले को उससे कम देता है।
तो ध्यान रखना, हमारा काम करने का तरीका भी ये होना चाहिए कि हम किसको कितना समय दे रहे हैं और हमारी वर्किंग कैसी हो रही है। ఒక డాక్టర్ ఉన్నారు అనుకోండి, డాక్టర్ దగ్గర లిమిటెడ్ టైం. इक्वलिटी एंड प्रायोरिटी. इक्वलिटी मतलब सब बराबर एंड प्रायोरिटी मतलब मेरी प्राथमिकता। हम अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से काम करते हैं, इक्वलिटी के हिसाब से नहीं। और मेरी नजर में हर व्यक्ति इक्वल है, तो समान सम्मान इक्वल, लेकिन समय एजकल प्रायोरिटी। సో ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ అండ్ ప్రయారిటీ రెండు విషయాలు ఉన్నాయి, రెండు మాటలు. సో ఈక్వాలిటీ అంటే అందరూ సమానంగా ఉన్నారు, అందరికి రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాము, అందరికి బరాబర్ ప్రేమ చేస్తున్నాము. కానీ ప్రయారిటీ అనేటిది నా దగ్గర సమయం తక్కువ ఉంది కదా, ఎక్కడ ఎంత ఇవ్వాలి అంతే ఇస్తాము, అందరిలాగా సమానంగా ఇవ్వలేము. ఎందుకంటే ప్రయారిటీ అనేటిది నా పర్సనల్ విషయం. Time spending and time investing, very good point. हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं. इन्वेस्ट हम उस आदमी के साथ समय लगा रहे हैं जो सिस्टम में नहीं है, तो समझ रहे हैं हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है. अब उस आदमी के साथ समय लगा रहे हैं जो सिस्टम में है, तो हम टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं. जो सीखने को तैयार है, जो ड्रीमर है, जो लर्निंग एटीट्यूड में है, जो सब करना चाहता है, हम उसके साथ जो टाइम डाल रहे हैं वो टाइम इन्वेस्ट है. और अगर जो ये सब नहीं कर रहा है, फिर मैं टाइम डाल रहा हूँ, तो टाइम स्पेंड है. हम टाइम स्पेंड नहीं करना है, हमें टाइम इन्वेस्ट करना है. और इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग में इतना बड़ा फर्क है कि 100 रुपए का पेट्रोल गाड़ी में डलवाया वो स्पेंडिंग है, और 100 रुपए का सोना खरीद लिया ऑनलाइन वो इन्वेस्टमेंट है. मैं अगर एक व्यक्ति पे टाइम डालता हूं, वो मेरी एक फैक्ट्री बिल्ड हो रही है, वो मेरा नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, वो जीवन में मेरी पीढ़ियों तक वो काम करेगा, वो मेरी इन्वेस्टमेंट है. लेकिन मैं जो कर रहा हूं वो मेरी स्पेंडिंग है. मैं क्या करूं, कैसे काम करूं, किसके साथ काम करूं. इसलिए मैं कहता हूं फटाफट चेक करो, काम करो, अपनी नई लाइफ में काम करो या उसकी डेथ में काम करो. आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिस पे आपको टाइम डाल रहे हो वो इन्वेस्ट हो जाएगा. जल्दी से डेथ में काम ढूंढो या अपनी नई लाइफ खोलना शुरू करो. इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट. इस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है होम मीटिंग. हमें अगर बहुत तेजी से काम करना, जो गोल आपने नक्की किया, उसके लिए आपको अब होम मीटिंग मूवमेंट चालू करना पड़ेगा. होम मीटिंग मूवमेंट, और होम मीटिंग मूवमेंट का मतलब ये है कि हमारी कम से कम दिन में 2 होम मीटिंग होनी चाहिए. और एक होम मीटिंग में हम 10 लोगों को कॉल करेंगे, 5 लोग कम से कम आएंगे. जब आप वन ऑन वन करते हो तो आपने एक आदमी को प्लान दिखाया, आपकी टाइम एनर्जी वही लगी, लेकिन आपने होम मीटिंग करी तो 5 गुना हो गया. अब आपने वन ऑन वन किया, वो फ्लॉप शो हो गया, आपका 1 घंटा वेस्ट हो गया. लेकिन आपने 5 लोगों को प्लान दिखाया होम मीटिंग में, उसमें से अगर एक भी क्लिक कर गया तो आपका 1 घंटा वेस्ट नहीं हुआ, वो आपका इन्वेस्ट हो गया. इसलिए टारगेट करो कि हमें होम मीटिंग बिल्ड करनी है. हमें होम मीटिंग कम से कम दिन में 2 करनी है, और मिनिमम 2. 3 हो बहुत अच्छी बात है, 4 हो और अच्छी बात है. अगर होम मीटिंग नहीं हो रही है और आपको पर्सनल लैब बनानी है तो 2 या 3 आपके होने चाहिए वन ऑन वन, है ना. लेकिन हम होम मीटिंग मूवमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर. हमें एक मूवमेंट प्ले करना पड़ेगा, मूवमेंट चलाना पड़ेगा. होम मीटिंग होम मीटिंग होम मीटिंग होम मीटिंग. मेरी एक मीटिंग तब तक पूरी नहीं होती जब तक उस मीटिंग से दूसरी मीटिंग नहीं निकल जाती. मेरी होम मीटिंग का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? मैं जिस घर में होम मीटिंग करता हूँ ना, उसका एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है. हम होम मीटिंग करते हैं, हम खड़े रहते हैं, वो बैठा रहता है. आप बोर्ड पे खड़े हो, आपका पोस्चर हाई होता है, आपको चॉइस होती है इन 5 में से मुझे किससे नेक्स्ट होम मीटिंग निकालनी है और सीधे बिल्ड करनी है. होम मीटिंग करते हैं तो रिलेशनशिप बिल्ड होती है.
होम मीटिंग करते हैं तो हमने अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया, हमने योर व्यूज फॉर्म दे दिया, हमने फटाफट 5 लोगों को गिफ्ट सीडी दे दी। समझते हो? इसलिए होम मीटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, हमें उसका मूवमेंट चालू करना पड़ेगा। और गनी टीम ने शुरू किया है एक नया पिन, और वो पिन ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में 3 होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, अरेंज करता है, तो हम उससे कहेंगे सिल्वर होस्ट। अगर वो करता है 7 तो हम कहेंगे उसे गोल्ड होस्ट। अगर वो करता है 10 तो हम उसे कहेंगे डायमंड होस्ट। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड है। मैं आया कमाल के घर और मैंने कमाल से कहा कमाल जी शुरू करते हैं बिजनेस को। बिजनेस शुरू किया या नहीं किया, जो भी किया, मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई देखो विनिंग टीम का एक बहुत बढ़िया रिकॉग्निशन प्रोग्राम है और उसका नाम है होस्ट। तो अगर 3 होम मीटिंग कर लोगे ना अपने घर पर तो आप सिल्वर होस्ट हो जाओगे। अब इससे पिन का कोई संबंध नहीं, जोड़ने का संबंध नहीं है, पैसे का संबंध नहीं है, प्लान का संबंध नहीं है। प्लान कौन दिखा रहा है? मैं दिखा रहा हूँ। अरेंज किनको करनी, इनको करनी, हेल्प कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, और ये सिल्वर होस्ट हो गए। देखना, एक बात याद रखना, हर व्यक्ति इस धरती पर रिकॉग्निशन उसे चाहिए। हर व्यक्ति को रिकॉग्निशन चाहिए। रिकॉग्निशन का पर्पस ये नहीं है कि वो फैमिली रियूनियन में एफआरयू में रिकॉग्नाइज हो। रिकॉग्निशन का मतलब नहीं है वो सीओ में ही रिकॉग्नाइज हो। रिकॉग्निशन चाहिए बस। हम इस व्यक्ति को रिकॉग्नाइज करेंगे आपकी अगली होने वाली पेश मीटिंग में। हमने पेश मीटिंग को सबसे छोटा कर दिया। हमारी पेश मीटिंग एफआरयू के बराबर है, याद रखना। ये पेश मीटिंग आप रन कर रहे हो, ये पेश मीटिंग के होस्ट आप हो। इस पेश मीटिंग में जो चाहोगे वो आप करोगे। इस पेश मीटिंग में आप लोगों को रिकॉग्नाइज करोगे। आप 10 लोगों के बीच में रिकॉग्नाइज करो ना, रिकॉग्निशन होता है। फर्क नहीं पड़ता 10 लोगों के बीच में हो रहा है कि 10,000 लोगों के बीच में हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अगली जो पेश मीटिंग होगी उसमें मैं इन्वाइट करूंगा हमारे सिल्वर होस्ट है कमालुद्दीन। मैं उन्हें बुला रहा हूं, कमालुद्दीन जी आएंगे, बिल्कुल जैकेट वैकेट ठीक करके और खड़े हो जाएंगे। भाई वो कमालुद्दीन जी है जिन्होंने अपने घर में 3 होम मीटिंग ऑर्गेनाइज की। कमालुद्दीन बहुत बहुत बधाई आपको। जो बाकी लोग कहते हैं ना, वे इंस्पायर होंगे, वे पूछेंगे सर ये क्या होता है? आप 3 कर लो, आप सिल्वर हो जाओगे। अब मैं कमाल से कहता हूँ गोल्ड जाना है तुमको, गोल्ड होस्ट बनना है। समझ में आ रही बात? मैंने रिकॉग्नाइज कहा किया पेश मीटिंग में। लेकिन ऑर्गेनाइज किसने करी? मैंने। किसको किया? मेरे उस आदमी को। अभी चेक तो अगले महीने आएगा, फिर अगले महीने आएगा, सिल्वर पता नहीं कब जाएगा, ब्रोंज पता नहीं कब जाएगा। पहले रिकॉग्निशन प्रोग्राम पहले दिन से शुरू हो गया। समझ में आ रही बात? अब हम क्या क्या रिकॉग्नाइज करेंगे? सुनो, सिल्वर होस्ट रिकॉग्नाइज कर दिया, फिर हम करेंगे इन्होंने ये कोड गए, हमने कोड को रिकॉग्नाइज कर दो। हम किसको रिकॉग्नाइज करेंगे? फलाना व्यक्ति राजेश्वर, हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, इन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट शेयर कर दिया। खुश हुआ ना? शेयरिंग करी पहली, खुश। हम करेंगे, अब मैं इनवाइट कर रहा हूं मन्ने मनोहर, इन्होंने अपनी पहली होम मीटिंग अपने घर पे बुक की। कुलकर्णी, इनको पहला प्रोडक्ट का रिजल्ट आया। आप क्रिएट कर लो ना। मैं इन्वाइट कर रहा हूं पुरुषोत्तम दासू, जिन्होंने अभी सीपी सब्सक्राइब की है पिछले दिन। तो बाकी लोग इंस्पायर हो रहे हैं। सूरज पूछेगा ये कैसे होती है, अगली बार मैं भी आऊंगा। आपको पता है ये जो रोटरी क्लब, लायंस क्लब होते हैं ना, इनमें 25 लोगों की मीटिंग होती है कुल, और उसमें रिकॉग्निशन होता है। 20 लोग 25 लोग हैं, उसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों की फीस देते हैं। और वो जो गवर्नर होता है वो करोड़ों रुपए खर्च करता है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। और कितने लोगों के बीच में बैठा होता है? 25 लोगों के बीच में। हमारा इतना बढ़िया प्रोग्राम है, पेश मीटिंग करो ना। सीओ में नहीं कर सकते, मैं इनको रिकॉग्नाइज।
हम इनको एफआरओ रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, हर एक का लेवल अलग अलग है ना। एफआरओ जाओगे तो ग्राउंड जाओ, यूसीडी जाओ, वहां भी होगा। लेकिन जो एक्शन ओरिएंटेड चीजें हैं उससे मैंने उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। हर एक्टिविटी को करो, आपकी बेस मीटिंग है, उसमें क्या कानून बनाना है, आप समझ रहे हो मेरी बात को। मैंने जो एक्टिविटी आपको बताई ना, ये कुछ एक्टिविटीज में आपको, जैसे ये तो करी तो 3 होम मीटिंग सिल्वर गोल्ड होस्ट है ना। दूसरा आप करो, आपने फर्स्ट प्लान, इन्होंने प्लान दिखाना शुरू कर दिया है, उन्हें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। पहला प्लान दिखाना शुरू कर दिया, स्टेट रिकॉग्नाइज कर दो केस मीटिंग में। फर्स्ट कंज्यूमर, फर्स्ट टेस्टिमोनियल, अटेंड फर्स्ट मीटिंग। अब मैं इनवाइट कर रहा हूं अशोक को, जिन्होंने अपनी सीएनसी स्टार्ट कर दी। करेंगे सीएनसी स्टार्ट कर दी। समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं। इसलिए पेस मीटिंग इंपॉर्टेंट है। और पेस मीटिंग क्या होता है, क्या होती है पेस मीटिंग, सुन लेना कि सारी सीपी में है, अपने अप्लाइन से पूछ लेना। पेस मीटिंग में ना डेट नक्की होगा, ना टाइम नक्की होगा, ना वेन्यू नक्की होगा। मेरे ग्रुप में जैसे ही 8-10 लोग आए, मैंने फटाफट उनकी एक पेस मीटिंग अरेंज कर दी, उनके किसी के घर पे। 5 लोग भी आए तो मैंने 5 पुरानों को बुला लिया, माहौल बन गया, पॉजिटिव एटमॉस्फियर हो गया। फिर मैंने कह दिया भरत जरा सीपी के बारे में बोलेंगे, पुराने हैं तो भरत सीपी के बारे में बोला। 1.5 घंटे के अंदर पेस मीटिंग खत्म। इसमें क्या खर्चा हो रहा है? पेस मीटिंग उतनी इंपॉर्टेंट है जितना एफआईयू इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो? उतनी इंपॉर्टेंट है। और हमने पेस मीटिंग कम कर दिया। उसका नाम क्या? प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन। हम सीवी सब क्या कहां कराएंगे, वहां कराएंगे। मॉडर्न सीपी वाले में क्या करेंगे, वहां करेंगे। हम बुक्स की बात क्या करेंगे, वहां करेंगे। टूल कहां देंगे, वहां देंगे। समझ रहे हो? अब आपको एक पेज मीटिंग करनी है किसी एक लोकेशन पे, आपके वहां 2-3 लोग हैं, अपने ग्रुप में डाल दो मैं एक पेज मीटिंग कर रहा हूं। आपकी अगर कुछ लोग हों जो आपकी नई छोटी नई लाइफ शुरू हो, तो वहां पर उनको ट्रैकिंग कर दो। होम मीटिंग के भी आप लोकेशन वाइज इंफॉर्मेशन अपनी टीम को दे सकते हो। मान लो भरत होम मीटिंग कर रहा है कहां पे, गजबेल में, और गजबेल के इस वाले मोहल्ले में कर रहा है, तो डाल दे माई होम मीटिंग, ये मोहल्ला इतने बजे है, ब्रिंग योर प्रोस्पेक्ट। अब इनकी डाउनलाइन में अगर एक आदमी ने अभी बिजनेस शुरू किया है, कोई व्यक्ति को मोटरसाइकिल बैठा के उनकी होम मीटिंग में लिया है, तो 2 लाख होगी ना भरत की वहां पर। क्या बिगड़ेगा? 2 लाख एक साथ ग्रो कर देंगे नहीं, वो बनो नहीं कर सकते आप, वो काम आपको होम मीटिंग में करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अनीता समझ में आ रही है? बहुत सारा लंबा हो गया क्या? चरण लंबा हो गया। हाँ बोलो बोलो।